गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग ज्यामिति का प्रमेय एक एक करके कर रहे हैं। पहले थेल्स प्रमेय मैंने बताया और आज थेल्स प्रमेय का विलोम मैं करने वाला हूं, ठीक ना। आप लोग को मैं सबसे पहले प्रमेय समझा दूं कि प्रमेय है क्या। देखिए यहां, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये एक रेखा अलग से है, ठीक ना, और किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यहां तक वो क्वेश्चन में दे दिया है कि जैसे कि कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब कहता है कि एक रेखा है जो त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की दो भुजा को, किसी दो भुजा के ले लेते हैं ए बी और ए सी को। कहता है क्या कि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है, अर्थात ये बटे ये बराबर ये बटे ये हो जाती है। जैसे ही प्रतिच्छेद करती है ना, तो ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा, यानी कि ये दोनों का टुकड़ा का अनुपात और ये दोनों टुकड़ा का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कौन? एक रेखा, यानी कि ये ठो रेखा, ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा यानी कि बीसी के समांतर होती है। मैं बताया था पिछले प्रमेय में भी कि तो के बाद जो कहेगा ज्यामिति में वही सिद्ध करना होता है। तो समझ में आया। तो ये जो तीसरी रेखा है ये बीसी के समांतर होती है, यही सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? मैं और फिगर से समझा दूं। जैसे कि ये पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। अब इसमें कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ऐसा कर दे, तो दो भुजा किसी को ले सकते हैं। जैसे क्यू आर ले लीजिए और पी आर ले लीजिए और इसको एक रेखा एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, यानी कि ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर हो जाए ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा। तब कहता है ये रेखा जो है तीसरी भुजा, तीसरी कौन बचा हुआ है, ये ना बचा है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, ये समांतर, समांतर बराबर नहीं समांतर होती है। समझ में आया? थ्योरम समझ में आया? अब इसको प्रमाण करने के पहले मैं एक कंसेप्ट आपको बता दूं, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक रेखाखंड मान के चलते हैं ए और बी है, ए बी है, रेखाखंड का नाम क्या है, ए बी। और दूसरी रेखाखंड में अलग कलर से लेके बता दूं, जैसे कि दूसरी रेखाखंड में ले लिया क्या, कुछ ए और सी, ठीक ना, क्या ले लिए, ए और सी। अब कहेंगे ए बी और ए सी अगर बराबर हो जाए, ए बी की लंबाई और किसकी लंबाई, ए सी की लंबाई बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, जबकि यहां क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, ए बी से ए सी बड़ा नहीं दिख रहा है। और मैं कह दूं कि ए बी की लंबाई ए सी के क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा केवल दिख रहा है, ये हमारा अंक का दोष है। अगर गणित में हम दोनों को बराबर कह दिए तो इसका मतलब ये दोनों साइज में एक ही है, अर्थात ए बी ए सी का क्या है, समपाती है। समपाती शब्द आएगा, क्या आएगा, समपाती। ये गणित में एक टर्मिनोलॉजी यूज होगा, समपाती। समपाती का अर्थ होता है कि जैसे कोई रेखाखंड दूसरे रेखाखंड का समपाती है, मतलब दोनों रेखाखंड को एक दूसरे पर अगर रखेंगे तो हूबहू दोनों को ढक लेगा, अर्थात एक ही रेखाखंड का सारा गुण दूसरे रेखाखंड में हो, लंबाई चौड़ाई, तो वो क्या हो जाएगा, फिर समपाती होगा। रेखाखंड में चौड़ाई शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अदर कुछ भी, जैसे कोई ट्रेंगल है और दूसरा ट्रेंगल का संपाती अगर कह दे, मतलब इसको इस पर रख देंगे तो हूबहू ढक लेगा, तो संपाती कहलाएगा। बात समझे? रेखाखंड और दूसरे रेखाखंड का संपाती है, मतलब दोनों रेखाखंड का लंबाई क्या है, बराबर है। इसको इस त्रिभुज में क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ ई ले लेते हैं बिंदु और यहाँ डी ले लेते हैं, और किसी विधि से हम सिद्ध कर दें ए ई बराबर ए डी, तो हम क्या कह सकते हैं, ई बिंदु कहाँ होगा, डी पर, या डी कहाँ होगा, ई पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए ई और ए डी लंबाई में बराबर होगा। लंबाई बराबर है, अगर ये लंबाई बराबर अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं ई बिंदु कहाँ होगा, डी पर ही, ई बिंदु कहाँ होगा, डी पर, या डी बिंदु ई पर, तभी ऐसा संभव है। अगर इसमें सिद्ध करके निकाल दें ए ई बराबर ए डी, तो क्या हम कह सकते हैं बिंदु ई और डी अलग अलग नहीं है, ए तो दोनों का एक ही है, लेकिन ई डी यहाँ फिगर में अलग बन रहा है, और गणितीय रूप से प्रमाण करते हुए ला देंगे ए ई बराबर ए डी, ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा, तो इससे सिद्ध ये हो रहा है कि ई बिंदु अलग नहीं है, ई बिंदु इसी पर होगा। अर्थात अगर यहाँ एफ ई इधर खींचे और एफ डी इधर खींचे तो ये दिखना केवल गलत है, हमारा आंख का दोष है, एक्चुअल में अलग नहीं होकर इसी पर होगा।
संपाती होगा। एफ ई क्या होगा, एफ डी का संपाती। कब, अगर ए ई बराबर ए सी सिद्ध करके निकाल दे, ए ई बराबर ए सी, संपाती का समझ में आया। अब इसी कंसेप्ट का केवल यूज होगा इसमें, बाकी कोई यूज नहीं होता है। अब फ्रेश से इसको बता रहा हूं। चलिए, तो यहां थ्योरम क्या कह रहा है, यदि एक रेखा, कौन, एक रेखा किसी त्रिभुज की, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो वह रेखा तीसरी भुजा क्या होगा, समांतर। तो के बाद जो कहता है उसी को सिद्ध करना पड़ता है। तो मैं पिछले प्रमेय में बताया था, कोई भी ज्यामिति का प्रमेय अगर प्रमाण करना हम लोग चाहते हैं तो हम लोग को तो कुछ स्टेप वाइज प्रमाण करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग उपपत्ति लिखेंगे, फिर उपपत्ति के बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है लिख करके तब फिर क्या करते हैं, कुछ रचना का जरूरत पड़े तो रचना करेंगे, रचना के बाद प्रमाण लिखे प्रमाण करना चालू करेंगे। 4 स्टेप का हम लोग फॉलो करते हैं, किसमें, ज्यामिति का प्रमाण करने में। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, उपपत्ति। क्या लिखेंगे सबसे पहले, उपपत्ति। उपपत्ति चालू करते हैं कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या लिखेंगे, हाँ, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। हाँ, उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति लिख के सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, और एल एक रेखा है जो AB को बिंदु D और AC को बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाती है। तब सिद्ध करना है L समांतर BC। समझ में आया। तो ये हो गया, माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें L रेखा भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, यह भाषा क्या इसी तरह लिखना है आपको, नहीं, गणित रटना ही नहीं, रटने का चीज एकदम नहीं है, आप अलग ढंग से मानिए। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एल एक रेखाखंड है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद किया है, और इसमें ऐसा प्रतिच्छेद क्या, देखिए भाषा बदल देंगे, इसमें ऐसा प्रतिच्छेद क्या है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाता है। बस वही बात है, इसको रटने का नहीं है, बना बना के जो कर रहे हैं वो लिखेंगे। यहां तक जो कहा है तो के पहले तक वही काम हम लोग किए, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटे, बोलो क्या होगा, DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। ये क्वेश्चन ए का दिया है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे, एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, ये दिया है ना। तो कहता है सिद्ध करना है क्या, तो वह ना वो रेखा, ये रेखा वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात ये L जो है समांतर हो जाएगा BC। यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप हम लोग को क्या, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, L समांतर BC। ऐसे त्रिभुज था ना, ABC और ऐसे L खींचे थे ना L, इसका नाम L रख दिया, प्रतिच्छेद बिंदु का नाम D और E, अर्थात L समांतर क्या करना है, BC। समांतर का अर्थ क्या होता है, इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे, इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे, कहीं कटेगा नहीं, ये समांतर का अर्थ हुआ। तो ये तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, रचना। तीसरा स्टेप क्या लिखते हैं, और रचना में क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या मानना पड़ेगा, जबरदस्ती क्या रचना करना पड़ेगा ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रचना। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये समांतर सिद्ध ही करना है, हम तो जानते नहीं है समांतर, खाली हम ये जान रहे हैं इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये तो हम जान चुके हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही का दिया है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC कहाँ है ये,
क्वेश्चन में है, इसको हम लोग जान चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन कहा दिया कि ये जो रेखा है वो दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो सिद्ध कीजिए कि ये रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये आया है, उसको हम लोग पहले पेज में समीकरण 1 माने थे कि नहीं। अब आगे हम लोग रचना क्या करेंगे कि ये समांतर तो नहीं है डी, मान लेते हैं कि एक समांतर रेखा खींच देते हैं डी एफ। क्या खींच देंगे? डी एफ। मान लिए कि डी एफ बी सी के समांतर है। क्या मान लेंगे हम लोग? डी एफ। तो रचना में क्या किया? डी एफ समांतर बी सी। क्या रचना किया? फिर से बोलिए तो। डी एफ समांतर बी सी। इसका अर्थ हुआ कि हम ऐसा डी एफ खींचे जो कि बी सी के समांतर हो। डी ई समांतर नहीं, हम नहीं जानते, उसको सीधी करना है। बात समझे? अब हमारा क्या रहेगा लक्ष्य? लक्ष्य रहेगा ये, अगर डी एफ और समपाती हो ना, क्या लक्ष्य हमारा हो कि होगा कि डी एफ डी ई का क्या होना चाहिए? समपाती। जैसे समपाती सिद्ध हो जाएगा तब फटाक हम कह देंगे कि डी एफ और जो दोनों समपाती होना मतलब एक ही जगह है, एक ही पर है। तो एक ही पर है तो डी एफ और समांतर बी सी जब रचना ही किए तो डी ई और बी सी भी समांतर होगा। ये लक्ष्य हमारा रह के आगे बढ़ेंगे। तो रचना क्या किया हम? डी एफ बी सी के समांतर एक रेखा खंड खींचा। कोई दिक्कत? कहिए सर यही लिखेंगे? नहीं, आप लिखेगा बी सी के समांतर एक रेखा खंड डी एफ खींचा। बात एक ही है, रटना कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? आप ये लिख सकते हैं कि बी सी के समांतर एक रेखा खंड डी एफ खींचा। बात एक ही है। हमको पहले डी एफ लिखा गया तो डी एफ अब क्या आगे करते, उसको कटिंग करते, तो डी एफ को मान दे दिए, लिख दिए डी एफ बी सी के समांतर एक रेखा खंड खींचा। बात बुझे? आप इसको अलग ढंग से लिखेंगे कि बी सी के समांतर एक रेखा खंड डी एफ खींचा। कई बार बोल रहा है, एक एक बात को समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्या करेंगे? आगे जब हम ये दोनों समांतर जान चुके हैं, रचना ही किए हैं, तो इस त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते हैं इन दोनों को लेकर के। तो प्रमाण करना चालू करते हैं। प्रमाण करते हैं। देखिए प्रमाण अगले पेज में करता हूं। अब चौथा स्टेप हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण। हर एक ज्यामिति का 4 स्टेप अपनाते हैं। चौथा स्टेप क्या है? प्रमाण। अब प्रमाण में क्या करेंगे कि लिखेंगे चूंकि डी एफ समांतर बी सी। क्यों? रचना से यहां लिख देंगे चूंकि डी एफ समांतर बी सी। ये कैसे आया है? तो ये लिख देंगे ये रचना से हुआ है। रचना से। और जैसे समांतर हो गया तब कौन सा प्रमेय लग जाएगा? लिखेंगे इसलिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए डी बटे डी बी। क्या हो जाएगा? ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए एफ बटे एफ सी। ये तब है ही नहीं, इसको समझना ये है ही नहीं। ए एफ बटे एफ सी। ए फर्स्ट पेज में हम लोग जो लिए थे, क्या किए थे? समीकरण 1 माने थे, उस समय नहीं माने थे, अभी मान दिया, ठीक ना। ये समीकरण 1 है और चौथा पेज पर जो हम लोग ये किए इसको समीकरण 2 मान लेंगे। पहला समीकरण क्या था? पहला था ए डी बटे डी बी बराबर, प्रश्न में ही दे दिया था, ए ई बटे ई सी दिया था। ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा। ये कहाँ था? ये प्रश्न में था, इसी को हम समीकरण 1 मान लिए थे। और यहाँ क्या आ गया है? समीकरण 2 में है ए डी बटे डी बी का मान क्या है? ए एफ बटे एफ सी। देखिए दोनों का LHS एक ही है और तो RHS क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अर्थात ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बटे ई सी हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, ए एफ बटे एफ सी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। समझ में आया? तो अब आगे हम लोग बढ़ा के लिखेंगे इस तरह कि अर्थात ए एफ बटे एफ सी बराबर ए ई बराबर ए ई बटे ई सी ना। यहाँ फिगर को देखिए, अब प्रूव हो गया, समझिए। ए बी सी एक रेखा एल खींचे थे ना, जो इसको डी ई पर प्रतिच्छेद किया था, एक ही अनुपात में विभाजित किया था इसको, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। हमने रचना किया, रचना डी एफ किया, और जो कि डी एफ समांतर किसका था? बी सी। यही रचना किया था, जिसके कारण थेल्स प्रमेय अप्लाई किया, ये बटे ये बराबर ये टुकड़ा बटे ये टुकड़ा।
समीकरण 1 2 को बराबर के ला दिए, ए एफ बटे एफ सी बराबर हो गया ए ई बटे ई सी। देखिए ये चीज आ गया। अब हमको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, दोनों को उठा के पटक दो, ठीक ना, और पटक के एक एक दोनों तरफ जोड़ दो। एक काम ये भी कर सकते हैं, अन्यथा सीधे एक एक जोड़ सकते हैं। यहाँ डबल मार्ग रहता है प्रमाण करने का। देखिए आप लोग क्या करेंगे, दोनों को उठा के पटक दो, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ सी बटे ए एफ बराबर हो जाएगा ई सी बटे ए ई होगा। अब दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे जैसे एफ सी बटे ए एफ प्लस 1 हो जाएगा, और इधर ई सी बटे ए ई प्लस 1 हो जाएगा। अब भिन्न का जोड़ जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ और ऊपर में हो जाएगा एफ सी प्लस ए एफ होगा, और इधर क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई बटे ए ई। अब यह देखिए ए एफ सी प्लस ए एफ, एफ से लेकर के सी और प्लस ए एफ, यानी ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा पूरा क्या हो जाएगा, ए सी, अर्थात ये पूरा क्या लिखा जाएगा, ए सी। इधर इसको लिख देते हैं ए सी, अब बटे, और यहाँ क्या है, ए एफ रह गया बराबर। इधर देखिए ई सी प्लस ए ई से सी प्लस ए से ई क्या हो जाएगा, ये भी ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी, अब बटे में क्या हो जाएगा, ए ई। अब देखिए ये दोनों कट गया, यानी कि एक बटे क्या बच गया, एक बटे ए एफ बराबर एक बटे ए ई। दोनों तरफ फिर उठा पटक दीजिए, क्या हो जाएगा, ए एफ बराबर ए ई, अर्थात क्या आ गया, ए एफ बराबर ए ई। क्या आ गया, ए एफ, हाँ मिठो जी, ए एफ बराबर क्या आ गया, ए ई। ध्यान दीजिएगा, ए एफ बराबर ए ई। अब बोलिए ये टुकड़ा और ये यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा एक ही कब होगा, जब एफ ई ए पर हो या ई एफ ए पर हो। अर्थात क्या कर सकते हैं, डी एफ और डी ई अलग अलग नहीं होकर के दोनों एक के ऊपर रहेगा, तब ये संभव है। ये बात समझ रहा है कि ए एफ का लंबाई और ए से ई तक का लंबाई बराबर होगा, ये आ रहा है गणित रूप से आ गया। और ये तभी संभव है जबकि डी एफ कहाँ हो, डी ई पर हो। यही बात आपको यहाँ लिख देना है 2-4 लाइन, फिर शब्द रूप में ना लिखेंगे। यह तभी संभव है जब डी एफ डी ई के संपाती हो। संपाती में दोनों एक ही ऊपर तनाव पर रहे, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे, ये तभी संभव है, यानी कि ए एफ और ए ई बराबर तभी संभव है जब डी एफ और डी ई क्या हो, संपाती हो। संपाती हो तब फिर नीचे लिख देंगे, अतः डी ई समांतर बी सी, अर्थात एल समांतर बी सी। समझ में आया। ये मेरा बात सुन करके आप लिख लेंगे, जो भी वीडियो भी सुनेंगे तो उसके बाद लिख लेना है आगे। यहां देखिए, अब कहिए सर यहाँ उठाक पटक के एक जोड़े थे तो प्रूफ, अगर नहीं पटकेंगे तब, तो ये मेथड समझ गए। अगर आपको इस मेथड से नहीं पटकने का याद नहीं रहे, फिर एक जोड़ दीजिए, तब मैं नया मेथड बता दूं। क्या कहा कि अगर इसको उठाक पटक देंगे उसके बाद कैसे प्रमाण करेंगे, समझ गए। अब मन में आया सर हम मार नहीं करेंगे, मुठा पटक नहीं करेंगे, तब क्या होगा, तब कोई दिक्कत नहीं, फिर भी दोनों तरफ एक एक जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जोड़ते हैं। देखिए क्या होता है, ए एफ बटे एफ सी प्लस 1 बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी प्लस 1। भिन्न का जोड़ करिए, एफ सी क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी, इधर क्या आ जाएगा, ई सी, ऊपर में होगा ए ई प्लस ई सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी, ए से एफ तक प्लस एफ से सी तक, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे एफ सी। क्या आ जाएगा यहाँ, ए सी बटे एफ सी बराबर ए ई प्लस ई सी। यहाँ देख दीजिए, ए से ई प्लस ई से सी, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ई सी। फिर देखिए, फिर ऊपर ऊपर कटा, नहीं कट जाएगा, अर्थात 1 बटे एफ सी बराबर 1 बटे ई सी। क्या आ गया, 1 बटे एफ सी बराबर 1 बटे ई सी। फिर दोनों को उठा पटक दीजिए, अब क्या दिखने लगा, एफ सी बराबर ई सी, दिखा, एफ के बाद नीचे तरफ से दिखा। यहाँ देखिए, एफ से सी बराबर ई से सी,
जब सूरबे में उठाक पटक दिए थे तब क्या हुआ था, ए एफ बराबर ए ई, और नहीं उठाक पटकेंगे तो नीचे से दिखेगा ई एफ बराबर ई सी। ये भी बोलेंगे कि ये दोनों टुकड़ा यहां से यहां तक लंबाई और यहां से यहां तक लंबाई बराबर कब संभव है, जब ई और एफ क्या होगा, समपाती होगा, अर्थात डी एफ डी ई पर ही हो तब ये संभव है। कब संभव है, जब डी एफ कहाँ हो, डी ई पर, यानी कि एफ बिंदु ई बिंदु का संपाती हो। वही लिखेंगे, यह तभी संभव है जब बिंदु एफ बिंदु ई का संपाती हो, अर्थात डी एफ डी ई का संपाती हो। यही बात यहां लिखेंगे, यह तभी संभव है जब डी एफ डी ई का संपाती हो। कोई दिक्कत, जब संपाती हो गया मतलब क्या, तब तो डीएफ अगर बीसी का समांतर हम बनेवे के थे, रचना मतलब हम स्केल और 150 सुई कंपास पूरा सारा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम रचना किए, वो फेल नहीं हो सकता है। तो जब हम रचने किए थे डीएफ बीसी के समांतर, और अब गणित ये प्रमाण करते हुए जब आए तो गणित बता रहा है, क्या बता रहा है कि डीएफ डीई पर ही होगा, ये नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब है डीई समांतर बीसी ना, तब क्या कहेंगे, इसलिए डीई समांतर बीसी। और डीई कौन है, एलएन है, अरे कोई भी रेखाखंड रेखा है, रेखा पर दो बिंदु रख दिए डीई, इसका नाम पहले एल था, तो एल को या डी को वही रेखाखंड होगा, तो डीई समांतर बीसी, प्रूव्ड कुमार। कोई दिक्कत, तो इस प्रकार थेल्स प्रमेय का विलोम भी समझ गए। अब थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों से रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और कल से नहीं, कल 5 बजे लाइव क्लास देने वाला हूं ऑब्जेक्टिव रियल नंबर का, यूनिट 1 जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं, उसका ऑब्जेक्टिव लेकर के कल लाइव क्लास आऊंगा 5 बजे शाम से। तो आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि कल आप रियल नंबर का अपना टेस्ट दे सके। कि आपको एक टेस्ट के व्यू से पहला यूनिट का टेस्ट देने के लिए उतरना है, ताकि आप अपने आप को जांच सके कि रियल नंबर में आपका पकड़ कितना है। मैं 45 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, उसमें आपको जुड़ना है कल शाम 5 बजे से। ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम में।